जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसकानंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बारे में। सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम आपके लिए टोटल 120 पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सीटेट का पैटर्न ही रिपीट होता है, उसमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक, पैटर्न और क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 120 प्रश्न। स्टार्टिंग में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है। पहला हिस्ट्री क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदावरी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो गोदावाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? क्या कालीबंगा से मिले हैं, लोथल से मिले, हड़प्पा से, फिर मोहनजोदाड़ो से? तो इसमें ज़्यादा हम आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज एक्सप्लेन नहीं, सीधा क्वेश्चन और आंसर बस। ठीक है, और आपको करना क्या है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। जैसे पहले का, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अगर आपको लगता है कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो, तो उसके आगे ए, बी या सी या डी कुछ भी लिख के नीचे कमेंट करिए लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, लोथल। ठीक है, गोदावाड़ा के साक्ष्य लोथल से मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य शब्द के लिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ? अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अच्छा, अघन्या शब्द का अगर आपसे अर्थ पूछे तो क्या बताएंगे? न मारे जाने योग्य, जिसको मारा नहीं जा सकता। तो किसके लिए प्रयोग हुआ था? क्या ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या फिर पुरोहितों के लिए? तो यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा आपका? गाय सही विकल्प होगा, ऑप्शन बी। वैदिक काल में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें पूछता है और 23वें पूछता है और पहला पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है आपसे कौन सा? 23 नंबर। क्या ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, फिर नेमिनाम थे? तो सही जवाब इसमें जाएगा क्या? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है 23वें थे, 24वें महावीर स्वामी थे, पहले ऋषभदेव थे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक पूछता है तो महावीर स्वामी आप लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिका जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? क्या चाणक्य थे, मेगस्थनीज थे, सेलुलस या फिर प्लूटार्क? तो जल्दी जल्दी आप नीचे कमेंट करिए। ठीक है, आंसर जल्दी जल्दी आप कमेंट करिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? 4 को हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी मेगस्थनीज की पुस्तक है इस इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो देखिए, जो आपका मौर्य काल के सबसे योग्य शासक पूछे तो आप अशोक को ही लगाएंगे। ठीक है, अशोक को ही लगाएंगे। ठीक है, और शिलालेखों को सर्वप्रथम, और बात है कि सबसे ज़्यादा शिलालेख किसने लिखाए थे, किस शासक ने लिखाए थे? तो सम्राट अशोक ने ही सबसे ज़्यादा जो है शिलालेखों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? क्या बुलर ने, रॉबर्ट वेसल ने, जेम्स प्रिंसेस ने या फिर कोल्डगेस्टन ने? तो सही जवाब क्या जाएगा इसमें? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जेम्स प्रिंसेस ने इनके शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है, किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। 6 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या घटोत्कच, समुद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो क्या फायान आया था, हिंसांग आया, त्सिंग आया, फिर तारानाथ आया? ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपके चीनी यात्री हैं जो भारत आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है हर्षवर्धन के समय कौन आया था? तो हेनसांग आया था। ठीक है, हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत यात्रा पर आया था। अगला है आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? तो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी किस सुल्तान ने लागू की थी? क्या इल्तुतमिश बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो सही जवाब क्या जाएगा इसमें? सही जवाब जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी, जो कि सैनिकों के वेतन को स्थिर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की? क्या हरिहर और बुक्का ने की, कृष्णदेव राय ने की थी, नरसिंह ने या फिर सदाशिव राय ने? तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी, क्योंकि पीवाईक्यू कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा।
आपका हम हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, फिर आगे अन्य सब्जेक्ट भी हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, दिन इलाही धर्म किसने चलाया था, ठीक है। तो क्या अकबर ने चलाया, हुमायूं ने, बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी अर्थात अकबर ने चलाया था, ठीक है। और इकलौता हिंदू जो है इसको दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला कौन था, तो इनके जो बीरबल थे, इनके मंत्री बीरबल ने अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। तो जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था उसको क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान, नवरत्न, अष्टदिग्गज या फिर मंत्रिपरिषद। तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है, अष्टप्रधान कहा जाता था। मुगलों के यहाँ क्या कहा जाता था, नवरत्न कहा जाता था, ठीक है, मंत्रिमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो भारत कब पहुंचा था, तो ये आपको ये बताना है। और अगर आपसे पूछा है कि कहाँ पहुंचा था वास्को डी गामा, तो भारत के केरल का एक कालीकट बंदरगाह है, उस कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था। ऑप्शन है ए 1992 में, 1998 में, 1492, 1498, 1505 या फिर 1510। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचा था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। तो क्या आपका 1757 में, 1761, 1764, 1765। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया वो लड़ा गया था ऑप्शन सी 1764 में। अब आपको ये बताना है किसके किसके मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो जो सत्यार्थ प्रकाश ये रचना किसकी है, तो क्या राजा राम मोहन राय की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, विवेकानंद की या फिर एनी बेसेंट की है। सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद की है। सत्य प्रकाश किसकी है, स्वामी दयानंद की, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया। तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, अलग अलग स्थान से पूछता है। यहाँ पर पूछा लखनऊ से नेतृत्व क्या है, बेगम हजरत महल ने, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लखनऊ से बात आई है तो ये हो जाएंगे बेगम हजरत महल। आपका अगर कानपुर से पूछता तो गुरु जो है ये आपका हो जाते तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे हो जाते। अगर यहाँ से पूछता तो रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार से पूछता तो कुंवर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो क्या 1880, 1885, 1890 फिर 1905। तो सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती, कहाँ से, तो मुंबई के संस्कृत कॉलेज से, ठीक है, ए हुम के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, सही जवाब क्या जाएगा इसमें, सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी ने। अगला है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्या 13 अप्रैल 1919, 13 मार्च 1919, 13 मई 1919 या 13 जून 1919। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही जवाब होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, ठीक है, जिसमें लाखों भारतीय मारे गए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था, तो क्या लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल या फिर अरविंद घोष। तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन यहाँ पूछा कहाँ से हुआ था, ठीक है, कहाँ से हुआ, तो इसकी अगर गठन की बात करें कि कौन किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पूछा कहाँ से, क्या जापान, बर्मा, सिंगापुर या फिर जर्मनी। तो यह है आपका सही जवाब सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो जो आपका इकलौती शासिका रही हैं, महिला शासिका, ठीक है, रजिया सुल्तान, ठीक है, मुस्लिम सुल्तानों में इकलौती रजिया सुल्तान रही जिसने भारत पर शासन किया। तो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी या फिर इल्तुतमिश या फिर बलबन या फिर नसरुद्दीन। तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा यहाँ पर 21 का हो जाएगा आपका बी इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, क्या, एक मिनट रुकिएगा, क्या बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, एमबीटी या फिर अकबर। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि बलबन।
बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसने लिखी? तो हुमायूंनामा क्या हुमायूं ने लिखी, गुलबदन बेगम या फिर अबुल फजल या फिर बदायूनी? तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ की स्थापना क्या गुरु नानक ने किया, अर्जुन देव ने किया, गुरु गोविंद ने या फिर गुरु तेज बहादुर ने? सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट है जो है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो क्या 27 में, 28 में, 29 में या फिर आपका 30 में? ठीक है, तो साइमन कमीशन की बात आई है तो ये आया था आपका कब आया? ये 1928 में आया था। कब आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन जो समझौता है कब हुआ? क्या 1930 में हुआ था, 1931 में, 1932 में या फिर 1935 में? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौता गांधी और इरविन के मध्य हुआ था। ये 1931 को हुआ था। नेक्स्ट पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट पूछे तो ये 1932 की बात है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था तो किसके मध्य हुआ? क्या गांधी नेहरू के मध्य हुआ, गांधी अम्बेडकर के मध्य, गांधी जिन्ना के मध्य या फिर नेहरू अम्बेडकर के मध्य? तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय था, ठीक है, यहाँ पर आगे ब्रैकेट में लिखा है भारतीय, तो कौन था? क्या माउंटबेटन था? तो ये तो भारत का हित था ही नहीं। तो क्या सी राजगोपालचारी थे या राजेंद्र प्रसाद या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि सी राजगोपालचारी। ठीक है, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? मौलाना आज़ाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्ना, शौकत अली, किसको कहा जाता है? ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है आपका फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789, 1776, 1917 या फिर 1857? तो फ्रांस की क्रांति यानी कि आपका पूछा है जो है आपका विदेशी इतिहास पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 1769। ठीक है, सॉरी 1779, सॉरी 1789 है, सो मिस्टेक, 1789, 1789। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट अब यहाँ से शुरू होता है आपका सिविक्स और पॉलिटी का, ठीक है, पार्ट। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो है अस्थायी पूछा है तो अस्थायी अध्यक्ष क्या सच्चिदानंद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी आर अम्बेडकर थे या फिर जे बी कृपलानी थे? तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 1947 या फिर आपका 26 जनवरी 1949? तो बात आई है क्या लागू होने की, संविधान भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ना कि 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब आप ये बताएं कि इसको बनने में कितना दिन लगा था संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो किस भाग में है? टोटल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। अब मूल अधिकार की बात आई तो क्या भाग 2 में, भाग 3, भाग 4, भाग 5? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका भाग 3। भाग 3 में आपके मूल अधिकार हैं। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश से लाए गए हैं? तो क्या अमेरिका से लाए गए हैं, ब्रिटेन से लाए गए हैं, आयरलैंड से या फिर रूस से? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा बेटा आपका ऑप्शन 3 यानी कि आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व की बात आई तो ऑप्शन सी आयरलैंड आपका हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ली गई किस देश से ली गई? तो अमेरिका से ली गई हैं। ठीक है, सर्वाधिक चीज़ें किस देश से ली गई हैं? अमेरिका से, अपने संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए क्या 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो सही जवाब क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सी 35 वर्ष। और
अन्य के लिए जैसे आपका लोकसभा है, विधानसभा है, इसका चुनाव लड़ने के लिए आपका जो है 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद होती है उसका संयुक्त रूप से संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में क्या अकेली है, दोहरी है, दोनों है या फिर कोई नहीं? तो भारत में एकहरी नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता। आप भारत में किसी भी राज्य में होइए, एक ही नागरिकता लागू होगी आपकी भारत की। अमेरिका में कैसी नागरिकता? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो आपका जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटाया गया, तो किसके संविधान संशोधन के अंतर्गत? 42वें, 44वें, 52वें या फिर 61वें? यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ हुआ? क्या राजस्थान में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ या फिर उत्तर प्रदेश में हुआ? तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, राजस्थान से आरंभ हुई, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो क्या 280, 324, 360 या फिर 368? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 280। ठीक है, 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ही इनको शपथ दिलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अनुसूची 10 में किससे संबंधित है? जो संविधान की अनुसूची है ये किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो क्या भाषा से, दल बदल कानून से, पंचायती राज से, फिर भूमि सुधार से? सही जवाब जाएगा यहाँ पर आपका दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352, 356, 360 या 370? ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा इसमें? सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 में आपातकाल है, और आपातकाल घोषित कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो क्या आपके वी गिरी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे, गोपाल स्वरूप पाठक थे? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? जो लोकसभा का कार्यकाल है ये सामान्यतः कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का? तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में या फिर कहीं नहीं? तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या मुख्यमंत्री करेगा, या फिर आपका राष्ट्रपति करेगा, या प्रधानमंत्री करेगा, या फिर मुख्य न्यायाधीश करेगा? तो देखिए, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा कौन होगा? कानून मंत्री होगा, महान्यायवादी होगा, सॉलिसिटर जनरल होगा, या मुख्य न्यायाधीश होगा? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी जो होता है वो भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? जो मिनी संविधान है, मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? 42वें, 44वें, 73वें या फिर 86वें? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा किसके साथ? ये जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के साथ। 42वें संशोधन को मिनी जो है संशोधन कहा जाता है, सॉरी मिनी संविधान कहा जाता है। किसको? 42 को, 42 को। नेक्स्ट आपका शिक्षा किस सूची का विषय है? तो क्या संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, फिर अपशिष्ट का? तो ठीक है, जो चीज़ें केंद्र से हैंडल होंगी वो संघ सूची में जाएंगी, जो चीज़ें राज्य हैंडल करेगा,
जैसे आपका पुलिस हो गई और जो आपका प्रशासन, जो किसी राज्य का प्रशासन हो गया, वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या आता है, इसमें आपका आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, रेलवे हो गई, वो आएंगी। समवर्ती सूची में क्या आता है, जिसको राज्य और उसके सेंट्रल दोनों हैंडल करे, यानी कि जो शिक्षा है आपका, वो समवर्ती सूची में आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति, यानी कि पीएससी कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में यानी कि पीएससी में कितने सदस्य होते हैं, तो क्या आपका 15 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 30 या फिर 25। यहाँ पर सही जवाब क्या आ जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ, यानी 22। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषाई आधार पर कौन सा राज्य गठित हुआ, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो ये बात है आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश भारत का पहला और अंतिम, ठीक है अंतिम भी है, क्योंकि इसके बाद जो है भाषा के आधार पर कोई भी राज्य गठन नहीं किया जाएगा, ये भी प्रावधान कर दिया गया। तो ये है बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार है, संवैधानिक, विविध या प्राकृतिक या फिर नैतिक। ठीक है, तो इसमें से सही जवाब क्या जाएगा बेटा, सही जवाब जाएगा आपका संवैधानिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार कौन सा है, संवैधानिक अधिकार है आपका। जब 18 प्लस आपकी एज हो जाती है तो आप वोट दे सकते हैं, आपका संविधान कहता है। ठीक है, पहले 21 वर्ष था, अभी वर्तमान में ये 18 वर्ष। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, यानी कि आरटीआई कब लागू हुआ। तो भारत में आरटीआई का 2002, 2005, 2008 या फिर 2010। सही जवाब क्या जाएगा बेटा यहाँ पर 2005। ठीक है, 2005 में आपका सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो क्या गुलजारीलाल नंदा थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर केसी नियोगी, या फिर बी आर अम्बेडकर। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात आई है तो ये कौन था, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर, काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली या फिर कोलंबो। ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, ये है आपका काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू कहाँ है, ये नेपाल की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो यूएनओ की स्थापना क्या 1944, 45, 46 या फिर 47। तो यूएनओ की स्थापना होती है बेटा 1945 में। ठीक है, 1945 ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हेंग में है, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या फिर पेरिस में। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट कितने हैं। तो वर्तमान की बात की कि वर्तमान में कितने हैं, चल रहे हैं। ठीक है, स्थापित नया नहीं, अभी वर्तमान में कितने, क्या 21 हैं, 24 हैं, 25 हैं, फिर 28 हैं। तो भारत में कुल उच्च न्यायालय पूछे अभी वर्तमान में, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 25। नया आपका हैदराबाद वाला चालू हो गया तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना का नया चालू हो गया। ठीक, पहले कितने थे 24 थे। ठीक है, 24 थे, लेकिन अभी आपका ये बढ़ गया है। नेक्स्ट है आपका शून्यकाल किस देश की देन है। शून्यकाल किस देश की देन है, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फ्रांस। तो सही जवाब आपका कहाँ से पे जाएगा, ऑप्शन सी भारत की देन है। शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। नेक्स्ट है आपके यहाँ से शुरू हो जाता है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में पहला क्वेश्चन है भारत का मानक समय यानी कि IST किस देशांतर से लिया गया है। तो क्या 82:30 यानी कि 82 डिग्री 23 मिनट पूर्व, या फिर 80 डिग्री पूर्व, या फिर 85 डिग्री पश्चिम, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है ये, सही जवाब हो जाएगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लिया गया है। अच्छा, आपका जो भारत का समय का मानक है ये कहाँ से लिया गया है। तो आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले से, यानी कि प्रयागराज ज़िले से नैनी नामक स्थान से लिया गया है। आपका पूछे GMT से कितना आगे चलता है, तो GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है आपका समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की पूछी है तो क्या अमेजन है, नील है, गंगा है, या फिर आपका मिसिसिपी है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका नील नदी के साथ। विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। प्रवाह की दृष्टि से पूछेगा तो, यानी प्रवाह मतलब चौड़ाई की दृष्टि से तो अमेजन हो जाएगी, या फिर भारत से पूछेगा तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो क्या बैरोमीटर से, सिग्मोग्राफ से, हाइड्रोग्राफ से, या फिर एमीमीटर से। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिग्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, यानी कि कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आया है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो क्या आपका लक्षद्वीप में है, बारनद्वीप में है, मिनिकॉय में है, या फिर पंबन में। तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा,
बैरल द्वीप, ठीक है, बैरल द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा क्या कोणार्क, मदुरई, जो खजुराहो या फिर पुरी? तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा आपका कोणार्क, ठीक है, कोणार्क में आपका ब्लैक पैगाडो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, शनि को या फिर बुध को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल कैसा, इसका रंग कैसा है? लाल है, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है, ठीक है। और पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? तो आपके शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में चेरापूंजी, मासिनराम, महाबलेश्वर या फिर गंगटोक? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मासिनराम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो रेगर मिट्टी किसे, लाल मिट्टी को कहेंगे, काली, जलोढ़ या फिर लेटेराइट मिट्टी को? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा आपका काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? क्या गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो क्या सांभर है, चिल्का है, पुलकट है या फिर बुलर है? तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क क्या एमपी में है, आपका यूपी में है, उत्तराखंड, बिहार? सही जवाब जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल बोई जाती कब है? क्या अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में या फिर जनवरी फरवरी में? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 72 का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और लगभग यहाँ पर आके कटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा कि इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा और कीबुत या फिर गौर माता? तो देखिए ये जो आपका नक्शा बनता है भारत का, तो यहाँ पर आपका है दक्षिणतम बिंदु। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बेटा है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर है जम्मू कश्मीर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, तो लद्दाख में बनता है आपका इंदिरा कॉल, ठीक है। उत्तर में आपका कॉल है और दक्षिण में क्या है? पॉइंट है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आपका नाइट्रोजन का प्रतिशत आपका वायुमंडल में कितना है? 21%, 78, 03 या फिर 93%, 93%? तो सही जवाब हो जाएगा सर्वाधिक। अगर सर्वाधिक भी पूछे तब भी आप नाइट्रोजन लगाएंगे और 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। अगला प्रश्न, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो क्या गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, महानदी गोदावरी या फिर कृष्णा कावेरी? तो सुंदरबन का जो डेल्टा है उसका जो बनाती हैं डेल्टा, मतलब कौन सी नदियाँ ये डेल्टा बनाती हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में पूछे कौन सी रेखा, तो क्या रेड क्लिफ है, मैकमोहन है, डूरंड है या फिर जो है 49वीं समांतर रेखा है? तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ठीक है बेटा। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है। पाक जल संधि जो है ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट है आपका स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो क्या भूमध्य सागर को लाल सागर से, या भूमध्य सागर को काला सागर से, लाल सागर अरब को, या फिर प्रशांत और अंटार्कटिक से? तो स्वेज नहर की बात आई, स्वेज नहर का सही जवाब हो जाएगा आपका भूमध्य और लाल सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो किस राज्य को कहते हो आप? गुजरात को, मध्य प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को या असम को? सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? एमपी हो जाएगा आपका सही जवाब, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है? ये टाइगर की संख्या कहाँ पर है? तो आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्दियों में वर्षा भारत के किस तट पर होती है? सर्दियों में वर्षा भारत के किस तट पर होती है? मालाबार, कोरोमंडल, कोणार्क या फिर आपका काठियावाड़? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट पर, ठीक है। सर्दियों में वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। नेक्स्ट है जो आपका जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो क्या हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, या फिर आपका सिक्किम, या फिर आपका उत्तराखंड? तो जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में बेटा, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर भी है तो आप क्या बताएंगे? लद्दाख बताएंगे।
अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या मंगल है, शुक्र है, बुध है या फिर बृहस्पति है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कहाँ पे जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र जाएगा। इसको हमने क्या बताया था, इसको हमने बताया था कि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है। मंगल क्या है, तो मंगल सबसे लाल ग्रह है। बुध शुक्र बुध जो है ये सूरज के सबसे नज़दीक है और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट की वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी होगी, क्षोभमंडल, समतापमंडल, आयनमंडल या फिर बहिर्मंडल। तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल लगभग 82 किलोमीटर तक ये क्षोभमंडल लगता है और ये सबसे पृथ्वी के सबसे निकट की वायुमंडलीय परत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की कह रहा है चाय को उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु या फिर केरल। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी असम। ठीक है, असम जो है ये चाय उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आता है और जो आपका मसाले में पूछे तो आप केरल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सोने की खान कोलार खान किस राज्य में स्थित है। तो सोने की खान कहाँ पर स्थित है आपका, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर तमिलनाडु। सही जवाब आपका जाएगा कर्नाटक के साथ, कर्नाटक आपका सही जवाब है। सोने की खान कोलार खान यहीं पर है। ठीक है, पन्ना की खान कहाँ है, तो पन्ना की खान जो है आपका एमपी में है। नेक्स्ट है भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो मंगल को, शुक्र को, बुध को या फिर शनि को। तो भोर का तारा किसको कहोगे बेटा, सही जवाब इसमें शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका चमकीला ग्रह पूछे, चाहे पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछे, चाहे भोर का तारा पूछे, चाहे सबसे चमकीला ग्रह पूछे, आप शुक्र को ही मारेंगे ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो क्या आपका अंटार्कटिक है, प्रशांत है या हिंद है, फिर आर्कटिक है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। ठीक है, और सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो इसी में है, सबसे गहरा भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, मणिपुर या उत्तराखंड। तो नाथुला दर्रा आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई यानी कि द्वीपों समूह में लगभग कितनी है। तो क्या 6100 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है, 8000 किलोमीटर या फिर 9000 किलोमीटर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपको 7516 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन बी। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अल नीनो का संबंध किससे है। अल नीनो यानी कि ए आई नीनो एल नीनो, अल नीनो का संबंध किससे, भूकंप से है, समुद्री धारा या वायुमंडल से या फिर ज्वालामुखी से, तो या फिर हिमनद से। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समुद्री जलधारा या फिर जलवायु से। ठीक है, अल नीनो का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो आप हर बार सुनते हैं, हर बार जितने बार जो है बरसात का मौसम आता है, जुलाई का मौसम, वहाँ पर आप हर बार इसके बारे में सुनते हैं। तो कौन सा होगा, क्या आपका गंडक होगा या फिर कोसी होगा या फिर सोन होगा या फिर आपका बागमती होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी कहलाती है, जो कि बारिश में एक भीषण रूप धारण करती है, जिसमें कई गांव डूब जाते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आती है। अब यहाँ से बेटा शुरू होता है आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जनक यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा है कौन है। तो क्या एडम स्मिथ है, कीन्स है, माल्सर्स है या फिर मार्शल हैं। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। क्या एडम स्मिथ आपका सही जवाब है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला है आपका भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो क्या नीति आयोग करता है, आरबीआई करता है, एससीओ करता है या फिर वित्त मंत्रालय करता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, सही जवाब जाएगा आपका सीएसओ। ठीक है, सीएसओ भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। और अगर बात है कि पैसा कौन मतलब पैसा छापने का काम कौन करता है, तो ये आरबीआई करता है और इसी के अंडर में सभी बैंकें काम भी करती हैं। ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन भारत में बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1959, 1969, 1979 या फिर 1980। सही जवाब यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा, सही जवाब जाएगा आपका 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब, ऑप्शन बी 1969। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली की क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, क्या नील उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन, उर्वरक या फिर अंडा। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से होगी, श्वेत क्रांति दुर्ग से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका भारत में नई आर्थिक नीति यानी कि एलपीजी कब लागू हुई? तो क्या 1990, 1991, 1992, फिर 1995? सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, 1991 में। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक है, तो 1 के नोट पर क्या आरबीआई के होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं, वित्त मंत्री के होते हैं, फिर प्रधानमंत्री के होते हैं? तो सही जवाब यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जाएगा वित्त सचिव का। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। और जैसे 5 की नोट है, 10 की नोट पे हैं, तो उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का संबंध किससे है? तो सेबी का संबंध क्या बैंकिंग से है, शेयर बाजार से है, बीमा से है, या फिर कृषि से है? तो सेबी का संबंध किससे है बेटा? सेबी का संबंध है आपका शेयर बाजार से। ठीक है, सेबी का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है। नेक्स्ट है आपका भारत में गरीबी का मापन किस आधार पर होता है? तो भारत में जो गरीबी का मापन होता है किस आधार पे होगा? आय के आधार पे, उपभोग या व्यय के आधार पर, या फिर शिक्षा के, या फिर स्वास्थ्य के? तो सही जवाब यहाँ पे जाएगा उपभोग के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपभोग के आधार पर भारत में गरीबी का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? क्या 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, या फिर 150 दिन? यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि 100 दिन की गारंटी देता है मनरेगा। तो इस साल में 100 दिन जो है आपका काम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो क्या वस्तुओं के दाम घटते हैं, या फिर वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, या फिर जो है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो सही जवाब हो जाएगा आपका वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति जो होती है इसमें वस्तुओं के दाम जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो क्या एसबीआई के पास है, आरबीआई के पास है, पीएनबी के पास, या केंद्र सरकार के पास? तो जो भारत में नोट जारी होंगे इसका अधिकार किसके पास होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका आरबीआई के पास बेटा। ठीक है, आरबीआई जो है नोटों को छापता भी है और उसी को नोट जारी करने का अधिकार भी होता है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो क्या उद्योग आएगा, कृषि और वानिकी आएगी, बैंकिंग आएगी, परिवहन आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में या प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या आएगा? तो आएगा आपका कृषि और वानिकी। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या लाभांश का अर्थ क्या है? तो जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या है? जनसंख्या वृद्धि है, कार्यशील जनसंख्या है जिसमें से 15 से 64 वर्ष के लोग होंगे, या फिर बाल जनसंख्या, या फिर अशिक्षित जनसंख्या? तो सही जवाब जाएगा यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या जिसमें से 15 से 64 वर्ष के लोग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या गरीबों को अनाज, या फिर गरीबों में सबसे गरीब की मदद, या फिर मध्यम वर्ग को मदद, या फिर किसानों का ऋण? तो आप देखते हैं कि हर जगह पर क्या होता है, गरीबों को भोजन दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? गरीबों की मदद की जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गरीबों को सबसे गरीब की मदद करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, वित्त मंत्री, या फिर गृह मंत्री? तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ठीक है, तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार की, गोवा की, उत्तर प्रदेश की, या फिर उड़ीसा की? सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ यानी कि गोवा। ठीक है, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति पूछे किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। यहाँ पर पूछा है किस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो क्या चावल पर, गेहूं पर, दाल पर, या फिर तिलहन पर? तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गेहूं। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध, अंडा, रेशम, या फिर कपास? तो श्वेत क्रांति है तो दूध से संबंधित होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सार्क में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में कितने सदस्य हैं? 5, 7, 8, या फिर 10? सही जवाब हो जाएगा आपका 8 देश शामिल हैं। ठीक है, सार्क में कितने देश शामिल हैं? 8। और मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुल
और बियर शब्द किससे संबंधित है? बैंकिंग से, शेयर बाजार से, चिड़ियाघर से या फिर कृषि से? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ये शेयर बाजार से संबंधित है। तो ये था आज का लगभग 40 मिनट में 120 क्वेश्चन। काफ़ी तेज़ी से हमने आपको कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में प्रश्न करवाए जाएँ। तो 120 प्रश्न लगभग 40 मिनट में आपको हमने कंप्लीट करवाएं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा और अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।